आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। इन दिनों देश में माहौल सियासी है। आम इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिनों में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ जाएगी। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से कई हफ्तों पहले चुनावी बिगुल ऑलरेडी फूंक दिया है। जिस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने आज बंगाल के हुगली के आराम बाग में खिताब किया। यहां उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन, लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा, नीतियां, फैसले, तमाम चीजें सही हैं। इसका मूल कारण है कि हमारी नीयत सही है। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि गरीब, किसान, महिला, युवा हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पीएम ने कहा कि हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट तय किया है। हमने निरंतर गरीब कल्याण के लिए कदम उठाए हैं, जिसे दुनिया देख रही है। वहीं बात अगर अपोजिशन की करें तो धीरे धीरे ही सही अब इंडिया अलायंस से ट्रैक पर आता हुआ नजर आता है। अलायंस की पार्टियां कई राज्यों में आम राय बनाने में कामयाब हो गई हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा में सब कुछ फाइनल कर चुकी हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी की मुश्किलों में जाहिर तौर पर इजाफा होगा। हालांकि इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने यह कहा था कि 2 पार्टियों को जोड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो खिताब कर रहे हैं, दरअसल नई नई जो स्कीम्स है वो दे रहे हैं ताकि जनता को अपनी ओर राग़िब कर सके। दूसरी ओर विपक्ष है, जो अपने कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। ऑलरेडी राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, जो कि न्याय यात्रा निकालकर मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं। इसी को लेकर आज बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, वो कितना आसान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए, और कितना मुश्किल है इसको चैलेंज करना कांग्रेस के लिए या फिर कहें अपोजिशन के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आपका उनसे करा दूं। राकेश सिंह रहेंगे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, स्वागत है आपका। जमल हसन साहब रहेंगे, कांग्रेस का रुख यहां पर रखेंगे। जगदीश सिंह रहेंगे, समाजवादी पार्टी का रुख रखेंगे। सर, स्वागत है आपका भी। और दिनेश शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट रहेंगे हमारे साथ, जो इस पर अपनी पूरी राय को अदा करेंगे। तमाम लोगों का स्वागत करूंगा और सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करूंगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत किया था, चुनावी बिगुल फूंका था, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद हमने तमाम उनकी भाषणों को सुना, उनके तमाम खिताबों को सुना, जिसमें उन्होंने गरीबों का बार बार जिक्र किया है, मोदी की गारंटी का बार बार जिक्र किया है। कितना आसान होगा ये 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसको अचीव कर लेना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब लोगों के बीच में जा रही है तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, तो अपने मुद्दों के साथ जा रही, अपने काम के आधार पर जा रही। हम जा रहे हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं कि हमने 10 साल में क्या किया। हम बताते हैं कि हमने 90 नए विश्वविद्यालय बनाए हैं, हमने 7 नए IIT बनाए हैं। हम बताते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में कि हमने 7 IIM बनाए हैं, 15 एम्स बनाए हैं, 225 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। ये तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये काम है। इसी तरीके से अगर हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं तो ये तो आंकड़ा आ गया है ना कि गरीबी रेखा से हम ऊपर लेके आए हैं 25 करोड़ लोगों को, अपने अभियान, अपनी योजनाओं के जरिए लेकर आए हैं। अगर ये सवाल वो 51 करोड़ लोग पूछेंगे, कांग्रेस से भी पूछेंगे जो इसके पहले सरकार में 10 साल थे, कि 51 करोड़ लोगों के आखिर खाते क्यों नहीं खुल पाए। और 51 करोड़ लोगों के अगर खाते बैंक में नहीं है तो इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से 51 करोड़ लोग दूर थे, और उन 51 करोड़ लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर 11 करोड़ शौचालय हमने बनवाए हैं तो 11 करोड़ लोग भी कांग्रेस और विपक्ष से पूछेंगे किसके पहले आप भी थे 10 साल, आपने क्यों नहीं बनवाए। हम अगर 4 करोड़ पक्के मकान लोगों को दिए हैं तो 4 करोड़ विपक्ष से पूछेंगे कि आप 10 साल थे, आपने क्यों नहीं दिए। हम 80 करोड़ लोगों को कोरोना से अभी तक अगर हम राशन दे रहे हैं तो वो लोग भी पूछेंगे ये राशन तो पहले भी पैदा होते थे, आपने क्यों नहीं। आप तो आंकड़े रखते थे, आत्महत्या के आंकड़े रखते थे, भूख से हत्या जो मृत्यु होती थी उसके आंकड़े रखते थे, हमने उसको दूर किया। और इन्हीं अभियानों, इन्हीं योजनाओं के जरिए हम ये दावा कर सकते हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं कि गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को हम ऊपर लेकर आए हैं। ठीक है,
जमाल हसन साहब, सुना आपने कांग्रेस को, माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी को, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी हमने बनवाई है उसकी बुनियाद लेकर जाएंगे, उसका रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएंगे, हमने गरीबों के खाते खुलवाए हैं, वो गरीबों को जब कोरोना काल में उन्होंने मदद दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने, तमाम वो बातें गिना रहे हैं जिनके जरिए वो कहते हैं कि एक बार फिर से हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है? चैलेंजेस आपके सामने बहुत ज्यादा हैं, क्या कुछ लेकर जनता के बीच में जाएंगे? तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने चैनल पर इस डिबेट में बुलाया। अच्छा मुद्दा है ये जी। मेरे साथी जो बीजेपी के बैठे उन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला। तो ये कौन 80 करोड़ लोग हैं जिनको ये राशन बांटने का दावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या टीवी पे बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आज भी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। किसको आप राशन दे रहे हैं? इसका मतलब है कि राशन में भी आप फ्रॉडिंग कर रहे हैं। तो पहले ये था कि जब 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी से बाहर निकाल दिए, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात आपने कैसे किया? मोदी जी ने और मंच कहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। दूसरी बात, जिन यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, जिन IIT या एम्स दिखा रहे हैं, अच्छा मुझे एम्स पर एक सवाल याद है, जो एक सवाल मैं अपने साथी मित्र से पूछना चाहूंगा कि दरभंगा में एक एम्स खुलने का दावा किया था मोदी जी ने मंच पर। क्या दरभंगा में एम्स है? मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूं, मैं अभी तक एम्स की वो बिल्डिंग खोज रहा हूं, एम्स बना है कि नहीं। ये फर्जीवाड़े से दुनिया नहीं चलेगी। और दूसरी बात, आप जो कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड क्या दीजिएगा? महंगाई बेलगाम के लिए या बेरोजगारों को बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? नहीं, उन्होंने बताया तो जमाल साहब, उन्होंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी की दलील दे रहे हैं, वो जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह से टैकल किया। मेरी सवाल और भी है, आप जो रिपोर्ट कार्ड क्या लेके जाइएगा? अभी भी आपके उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर जो है पेपर लीक हो जाता है, उसका तो दलील दीजिएगा। 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था। सबसे पहले बात की, बहुत लोगों का अकाउंट आपने खुलवाया, सब बेचारे खोले थे 15 लाख के इंतजार में, 15 लाख भिजवा दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिया। महिला सुरक्षा की बात करने वाले आपके ही पार्टी के ज्यादातर वर्कर जो महिलाओं के साथ गलत कार्य करते हुए लिप्त पाए जाते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? क्या किस चाय को रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? मतलब 110 रुपए पेट्रोल, आपने सरसों तेल की कीमत जो है 150 पौने 200 ले आए, उसकी रिपोर्ट कार्ड आप देना चाह रहा है। जिस यूनिवर्सिटी की आप बात करना चाह रहे हैं, आप पहले थोड़ा जानकारी ले लिया करें। ये एम्स या यूनिवर्सिटी 2014 के बाद नहीं आया, कांग्रेस ने बना कर दिया। कांग्रेस को जिस टाइम में मिला था एक ट्यूब बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी, हमने यहाँ सब कुछ रखा। आपने तो सब कुछ बेच दिया। आज जो आप बेच रहे हैं, मोदी जी के फादर ने नहीं बनाया था, वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। आज जो आप बोल रहे हैं, आपकी उम्र भी हो गई है, ये जो आप कोरोना या कहानी सुना रहे, पोलियो का टीका अगर सही से नहीं पड़ा होता ना, आज टेढ़े बोकले बहुत लोग पैदा होते। तो कांग्रेस अपनी अगर उपलब्धि गिनाना शुरू करे तो आप शायद मैं सुबह से रात तक बोलता रह जाऊंगा और आप सुनते रह जाएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड क्या दीजिएगा? महंगाई, बेरोजगारी या महिलाओं के साथ जो हो रहा है, या सीमा सुरक्षा बल हमारा कमजोर पड़ रहा है। अब 2022 में आपने विश्व गुरु का बात किया था, अब आप 2047 पहुंच गए। पहले विश्व गुरु बने, ये डिसाइड कीजिए ना कि 2022 में आपने विश्व गुरु होने का दावा किया था। कहाँ विश्व गुरु? आप इधर है। नेपाल जैसा छोटा देश हमको आम दिखा रहा है, चाहे हमारे बॉर्डर पर घुस रहा। अब किस दावे की बात है? क्या रिपोर्ट कार्ड आपके पास? जमाल हसन साहब, मैं आगे भी मौका आपको दूंगा, मैं आगे भी मौका दूंगा। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को एक बार एक मौका देना चाहता हूं। आगे बढ़ता हूं, जगदीश साहब के पास जाऊंगा। जगदीश सिंह साहब, समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए आप बैठे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया, अभी मैं एक निजी चैनल पर सुन रहा था जहां पर अखिलेश यादव कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर वो बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है? जो पूर्व के काम किए थे उन्हीं के भरोसे, या फिर कई मुद्दे आपके पास ऐसे हैं जिसके जरिए आप बीजेपी का मुकाबला करने वाले? निश्चित रूप से जो अखिलेश जी ने कहा है, माननीय अखिलेश जी ने, उसमें दम है। अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं। और कि बीजेपी जो आपने कहा कि जरा मेरी आवाज वो कर रही है। नहीं सर, हम बेहतर तरीके से आपको सुन पा रहे हैं। नहीं, वो कर रही है। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। जी हाँ, हेलो जगदीश जी, हम आपको पूरी तरह सुन पा रहे हैं। हेलो, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। जगदीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप ईयरफोन लगा के बोल सकते हैं। हेलो जी हाँ, हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। ऐसा है जी, ये रिपीट कर रही है आवाज।
चलिए मैं आता हूं आपके पास, हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी। दिनेश साहब के पास चलेंगे। दिनेश शर्मा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आप जुड़े हुए हैं। 400 पार का एक कॉन्फिडेंटली, जिस तरह से आपने भी देखा होगा वो भाषण प्रधानमंत्री का सदन के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार की तैयारी है, ये जो कॉन्फिडेंस है ये मोदी की गारंटी की वजह से या कुछ और इसके पीछे की कहानी? भाई आत्मविश्वास होता है इस विजय। अगर वो 400 बोल रहे हैं जी, तो इसलिए अब 400 के पास आएगा कि नहीं आएगा ये उस समय जब इलेक्शन या हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो कही है उसका एक आधार इसके अंदर उसका बना हो। अब मोदी जी को क्या चाहिए कि क्या 200 नहीं पहुंच पाएंगे? बोले क्या बोलना चाहिए? देश के एक ऐसी पार्टी जो लगातार से केंद्र करते हैं जिसके राज्यों में क्या बोलना चाहिए? अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे या बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि इतने काम करते हैं, अब हुए हैं। अगर कांग्रेस तो कांग्रेस भी हमने ये किया है, कई देशों के बहस होती है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा, हमारे किसी प्रधानमंत्री दावेदार बनने का कभी रहा हो, उसने देश के और दूसरे ने क्या नहीं। विपक्ष के पास आरोप हैं तो भारतीय जनता के पास के लिए उस काम पे थे ना। अब एक दरबार एक यूनिवर्सिटी। दिनेश जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम पूरी तरह से सही नहीं सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज को दुरुस्त कराया जाए। मैं एक बार फिर से राकेश सिंह के पास जाऊंगा। राकेश जी, जब मनोज तिवारी का बयान मैंने जो कोट किया कि पार्टी के मिल जाने से जनता नहीं मिल जाती है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या अलायंस जो ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है, 4 राज्यों में गोवा हो गया, उसमें दिल्ली भी है, हरियाणा भी है और भी राज्य हैं जहां पर इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, खासतौर पर कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, ये आपके लिए चैलेंजिंग है या नहीं? इसका जवाब देने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी दरभंगा की बात की और तमाम चीजें, लेकिन पूरा का पूरा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक आंकड़ा, एक काम गिना नहीं पाए। तो यही पता चलता है कि हवाबाजी कैसे होती है और हवा में कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है, क्योंकि काम कुछ किया नहीं। मैं उदाहरण एक दे रहा हूं, छोड़ दीजिए, कहीं मत जाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि रायबरेली से ट्रेन में सवार हों और अमेठी पहुंच जाएं। स्टेशन के नाम गिना रहा हूं, उन स्टेशन पे उतरकर लोगों से पूछें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले इन स्टेशन की क्या हालत थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद क्या हुई है। ये महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, ये काशी जाती है। आजादी के बाद सिंगल लाइन थी, विद्युतीकरण नहीं हुआ था। रायबरेली और अमेठी दोनों में इनके 2 नेता, राहुल गांधी को इतना दिन और कांग्रेस पार्टी के पहले के नेताओं को जिताते रहे, लेकिन विद्युतीकरण नहीं करा पाए। उस रेलवे ट्रैक का डबल ट्रैक नहीं करवा पाए। अरे ये नाम नोट करिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, बाकी जगह मत जाइए, क्योंकि कांग्रेस दरभंगा आपको लगता है कि देश केवल वही है एक जगह। अरे थोड़ा समग्रता में देखेंगे, दरभंगा के आसपास के हाईवेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास क्या होता है। ताला, मिसरौली, गौरीगंज, जायस, इन स्टेशनों पे जरा भ्रमण कर लीजिए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार, प्रियंका गांधी को लेके चले जाइए, वहां के जनता से पूछिए कि पहले क्या हालत है, अब क्या हालत है, विकास क्या होता है। इसको कहते हैं केवल दर्शन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी तर जाएगी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। काम कैसे होता है। और रही बात की गठबंधन तो कहीं था ही नहीं। केरल में इनके 3 दल लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आपस में लड़ रहे हैं गठबंधन। अभी हाल में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ है, इनका परसेंटेज 2, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें हैं इनकी, इनका वोट परसेंटेज क्या है। तो ये कुल मिलाकर अभी अपने खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी विदेश घूमने इनके नेता गए हैं। और जमाल जी सुन लेते हैं, जमाल जी मैं आऊंगा आपके पास, जमाल जी मैं आऊंगा। राकेश जी कंटिन्यू कीजिए। गठबंधन तो कोई था ही नहीं। केरल में इनके 3 दल आपस में लड़ रहे हैं, सभी दल इनके खिलाफ। वायनाड में इनके खिलाफ सीपीआई ने कैंडिडेट उतार दिया है। पश्चिम बंगाल में क्या टीएमसी इनके साथ है,
ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुंह में दही जम जाता है क्या? संदेश खाली के महिलाओं के साथ क्या हुआ है? कहां सोने चले जाती हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश में घूमने? संदेश खाली की महिलाओं की चित्कार आपके कानों में नहीं गूंजती है क्या? गठबंधन कोई नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। एक तरफ विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और एक तरफ सोनिया गांधी 21वीं बार अपना पुत्र लॉन्च हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रही है। मुलायम सिंह का बेटा लॉन्च हो जाए इसके लिए अमित शाह का बेटा बैठ पकड़ा था, अमित शाह का बेटा कभी बैठ पकड़ा है, संघर्ष कर रहे हैं। आपने सेक्रेटरी बनाया और राजनाथ सिंह का बेटा कैसे हो गया? अभी आप लोजपा को ठीक है जमाल जी कैसे आप लेके चल रहे हैं? वंशवाद की बात मत कीजिए, वंशवाद बहुत बुरी तरह से। आप मोदी जी का बच्चा नहीं है, नहीं तो भी राजनीति में होता। अमित शाह का बेटा हो गया ना, राजनीति हो गया ना, क्रिकेट में सेटल हो गया, बैट पकड़ा था कभी? सेक्रेटरी बना दिया आपने। ये बात करेंगे परिवारवाद की, जिन्होंने पूरे परिवारवाद को ही रेल दिया। आपके अनुराग ठाकुर मंत्री किनके बेटा हो और पता रखिए, आपको जानकारी का अभाव है, थोड़ी जानकारी लीजिए। हमने तो कहा कि आज जो आप बोल रहे हैं या जो पढ़े हैं ना, तो कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाया था, आप बोल नहीं रहे होते, सुन के समझ के बोल नहीं रहे होते भाई, नेता समझिए हमारी बात के बारे में आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है जमाल जी से मेरा सवाल है। जमाल जी मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चर्चा को और समझना ये चाहूंगा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं को खिताब कर रहे हैं, तमाम बयानात वो दे रहे हैं, तमाम वादे वो कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ खास अपनी आवाम को दे सकते हैं, देश की आवाम को दे सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सबसे बड़े नेता के तौर पर अपोजिशन के चेहरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है सोशल मीडिया पर, टीवी न्यूज के जरिए। ये जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं? जनता ने 10 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। देश की जनता अपने आप को बुरी तरह से शोषित महसूस कर रही है। नहीं जमाल जी हाँ एतराज है मुझे, जमाल जी एतराज मुझे ये है कि अगर ठगा हुआ महसूस कर रहे थे तो पिछले जो चुनाव हमने 5 राज्यों के देखे वहां पर क्यों 4.1 का रिजल्ट आपको मिला? थोड़ा सा देखिए, अभी जो एक मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, बार बार लिखा जा रहा है ईवीएम मशीन को लेकर। देखिए ईवीएम पर विरोध होना है, अगर ये लोग इतने मजबूत है, 400 पार की बात करते हैं, तो हमारे कांग्रेस की तरफ से 2 राय गया है, कई विपक्षियों ने दिया इलेक्शन कमीशन को, या तो आप बैलेट पर ले आइए या फिर ईवीएम के साथ पर्ची दीजिए, जो वोटर अपना वोट तो दे सके, पर्ची की काउंटिंग कीजिए। अगर ईमानदारी है, अगर जनता के लिए इतना काम किया इन्होंने, तो पर्ची वाला ही सिस्टम कर दे, ना बैलेट के ऊपर छोड़ दे, ईवीएम से पर्ची निकालने वाला काम कर दे, तो ये पूरा पारदर्शिता होगी। दूसरी बात देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, इन लोगों के पास इतना पैसा आया, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो नकेल कसा है 6500 करोड़ रुपया क्यों बीजेपी को दिया गया, ये समझने की जरूरत है। ये लोग खाली कॉर्पोरेट घराने को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने को मदद कर रहा है, अंबानी अडानी को। ये लोग दरअसल ये देश मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये देश चला रहा है 2 बिजनेसमैन, अंबानी और अडानी। तो इन लोग उन्हीं के, अरे इतना चंदा 6500 करोड़ आप समझ सकते हैं, 10 साल में 6500 इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इनको आ रहा है। ये सही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसा, उस पर इन लोगों का बात नहीं। कहते रिपोर्ट कर, देखिए एक बात समझने की जरूरत है, हम लोग भी लगे हैं, राहुल जी की यात्रा खत्म होगी ईवीएम को लेकर, हम कहते हैं ठीक है आप ईवीएम लेकर चलिए, लेकिन उसके साथ जो पर्ची निकलता है, पर्ची आप दीजिए, वोटर अपना पर्ची डालेगा, काउंटिंग करेंगे हम। आप अगर इतने ईमानदार है, 400 पार नहीं, आप 500 पार के लिए नारा दीजिए, तो आप ईमानदार है तो आ जाइए उस मुद्दे पर, नहीं बैलेट पर चुनाव करवाइए, ईवीएम के साथ पर्ची वीवीपैट है, उसका पर्ची निकाल के हम लोग को दीजिए। चलिए ठीक है, तो तैयार है। देखिए जनता इस बार पूरा अपने आप को माइंडसेट कर चुकी है। आप देखिए एक बात समझने की जरूरत है, आप भी सामने चैनल पर है, आप भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपको भी पेट्रोल भराते वक्त एक दर्द महसूस होता होगा, घर के सरसों तेल खरीदने में दर्द महसूस होता होगा, आटा चावल खरीदने में दर्द महसूस होता होगा। ये समझना जरूरत है, क्योंकि हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग पूंजीपति परिवार से नहीं है, जो फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों को समझना है। देश की जनता इस बार इन लोग का 400 पार है कि 40 पार भी नहीं होते, ये खुद सोचेंगे। ठीक है, जगदीश जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। सर पहले तो टेक्निकल खामी आ गई थी, लेकिन अब सवाल बदल रहा हूं और ये जानना चाहूंगा कि नेशनल पॉलिटिक्स जो चल रही है, आम चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका रहेगी? देखिए अखिलेश जी जो है की भूमिका, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। ठीक है, ये सर्वविदित है और ये पूरी हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूंजीवादियों का
सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है और पूंजीवादी शक्तियों का विरोध किया है, तो जनता जो है बीजेपी के झूठे वादों, झूठे अहंकार, ये अहंकार की भाषा जो अभी आप कह रहे थे कि 400 पार अब की बार, तो ये इनका अहंकार बोल रहा। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट मुझे में कहना पड़ा। मैं जगदीश जी यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है अहंकार ठीक है, वो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपोजिशन में फूट है या जो टूट है, जो खासतौर पर हमने राज्यसभा चुनावों के दरमियान देखी क्रॉस वोटिंग की, यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई, इसीलिए तो उनको पता है कि विपक्ष तो वैसे ही कमजोर है, खुद अपनी पार्टी के बीजेपी का कॉन्फिडेंस सरकार का कॉन्फिडेंस है। बीजेपी अपने में कुछ नहीं है, सरकार का दबाव, सरकार के पैकेजेस, सरकार की दबाव की राजनीति है, ये जबरदस्ती का काम है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विभाग जो है बीजेपी के प्रकोष्ठ बन चुके हैं। आप कहां हैं भाई साहब? मीडिया वही आलाप रही है जो वो बोल रहे हैं, झूठे बोले या सच्ची बोले। आप कहीं सही बात आ पा रही है क्या? देश में फसल बीमा के नाम पर करोड़ों करोड़ों किसानों का धन लूटा जा रहा है। मेरे जनपद में 20 करोड़ रुपए का फसल बीमा होती है। फसल बीमा का पैसा प्रीमियम लेती ही कंपनियां, और 20 रुपए क्षतिपूर्ति देती हो, तो बताइए किसी को अभी ओला गिरा हुआ है, कहीं 1 रुपया क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिली है। तो ये तो केवल आलाप करते हैं। जैसा अभी इन्होंने कहा कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। आप बताइए कि 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन देते हैं आप? अगर ये गरीब नहीं है तो क्यों? तो ये तो झूठ को सच करना इनकी आदत है। महंगाई पे कितना पेट्रोल हो गया, 2014 के बाद पूरे देश का धन लूट करके बाहर चले गए लोग। एक को भी पकड़ के लाए ये देश के अंदर कि ये धन लूट लिया गया था। जगदीश, मुद्दा क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा समाजवादी पार्टी? एजेंडा रहेगा इनका नकारापन, इस देश का, इनका भारतीय जनता पार्टी का नकारापन। देश में नफरत की राजनीति, देश में अहंकार की राजनीति का खात्मा होगा, और दलित, पिछड़े और सारे के सारे जितने पीड़ित लोग हैं मिलकर के इनको हराएंगे। 80 की 80 सीटों को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। ठीक है, आप कहां हैं भाई साहब? मेरी एक बात और सुन लीजिए। हाँ जी, कि ये बताइए कि जब इन्होंने कहा किसानों की आय हम दुगुना करेंगे, आप कहां किसानों की आय? अरे भाई, किसानों की आय दुगुना करने का अगर आपका मन साफ है तो सीधा सीधा उनका एमएसपी की गारंटी दे, एमएसपी दुगुना कर दीजिए। जो लागत मूल्य है उससे एमएसपी दुगुना कर दिए, आय दुगुना हो गई। क्यों आप इधर उधर भटका रहे हैं? अभी जो इनकी 55% जो है विदेशी निवेश इनका घटा है, उस बारे में इनसे पूछिए। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में था, एफडीआई 55% घटा है। कुछ नहीं, पेट्रोल 106 रुपए लीटर बिक रहा है। इनका जो चीज 400 पार का अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। देश की गरीब जनता, गरीब और अमीर के बीच लंबी खाई है। देश की बड़ी से पूरी पूंजी जीडीपी की 100 लोगों के पास है, और 140 करोड़ जनता गरीब है, और इनका 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। सारे के सारे मुद्दे रहेंगे इस देश के चुनाव में, आम चुनाव में। ठीक है, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इनका विरोध करेगी। चलिए आगे। और जो अखिलेश जी ने कहा कि 80 हराओ और देश में परिवर्तन लाओ, अगर देश की जनता परिवर्तन नहीं लाती है तो इनका अहंकार दुगना हो जाएगा। ईडी, सीबीआई के हमले होंगे, विपक्ष को समाप्त करने का इनका काम होगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, लोग सीधा सीधा कहेंगे 80 बचाओ देश बचाओ, अखिलेश यादव का नारा, एक तरफ 400 पार और एक तरफ 80 का नारा। कितना कॉन्फिडेंस समझते हैं और कितना मजबूत समझते हैं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिहाज से? तो 80 देश बच जाएगा। अगर देश में जा रहा है तो क्या अखिलेश यादव सीटों से देश बच जाएगा? मुलायम सिंह यादव के 39 लोकसभा एक समय में, जब मनमोहन सिंह की सरकार, क्यों नहीं उनकी पूछ कार्यक्रम में भी बुलाए गए थे। ये राजनीति है श्रीमान।
अभी समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं कि जीडीपी वहां व्यवस्था इधर चली गई, तो जरा आंकड़ा जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं इनसे कितना मतलब हो सकता है? कॉमन मैन लॉ एंड ऑर्डर देख, कॉमन मैन देखता है कि हमने पहले ही कहा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी उपलब्धियां गिनते थे, जो कैसा हुआ तो बता रहे हैं। आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के पास अगर उनकी उपलब्धियां हो तो वो भी बताए ना। आप एक कंस्ट्रक्टिव उसके साथ आइए ना कि हमने ये काम किया और भाजपा ने ये काम नहीं किया, तो वो तो विपक्ष के पास कुछ एजेंडा नहीं है। राहुल जी के पास केवल मोदी पर अटैक करने के अलावा कुछ नहीं है। आप संतोष खाती क्यों नहीं थे? वहां पर क्या प्रॉब्लम थी आप नहीं? आप जहां तक रेप कांड आप वहां क्यों नहीं? इसके अलावा मेन मुद्दा यह है कि अखिलेश जी के पास कौन सा वोट है? वो अपने यादव समाज को संगठित रख ले। आपके 9 एमएलए टूट कर चले गए और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तो ये दिखेगा कि मुसलमान अगर बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी तो कंफ्यूज है। वो सपा जाए, बसपा में जाए या कुछ बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, 17 सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन और बाकी पर लड़ रहे हैं आपके अखिलेश यादव। जयंत चौधरी कहां है? कहां पर है वो? तो आपका जो गठजोड़ है, आपने जो एक विपक्ष का एक अलायंस किया, यदि उत्तर प्रदेश का ही संदर्भ आप ले रहे हैं, तो उसमें आप एक कहां है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जाट डिसाइडेड सेक्टर है। रही दलित की बात, वो मायावती के साथ संगठित है। मैं आ रहा हूं मुसलमान की बात मैंने पहले कहा आपसे अंसारी साहब कि वो तो बटा हुआ है, वो कंफ्यूज है, वो जाए तो किसके साथ जाए? यदि मुस्लिम, यादव और आपके जाट गठजोड़ होता है, दलित गठजोड़ होता है, हाँ, तब आप वास्तव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाई कर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनके भरम पर ये चुनाव लड़ने की जमाल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। कहां है? आप ढूंढते फिर रहे हैं इधर की उधर की, ईडी सीडी वीडी। देखिए साहब, जब पुरानी सरकारें रही हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाया? अगर वो चलाती तो वो भी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती। अगर आप पास्ट में जाएं तो इंदिरा गांधी ने तो बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया था। 4 बार अकाली सरकार गिराई थी, एक बार आंध्र प्रदेश की एनटी रामा राव सरकार आपने गिराई, जिसका कि एनटी रामा राव ने गवर्नर हाउस में जाकर प्रदर्शन किया था। सभी इस हमारे में बहुत बुरी है, इन्वॉल्व है। अंसारी साहब, अब तो चुनाव शुरू हो चुका है। अब ये जो लेकर जीडी के एक हमारे मित्र हैं, वो दरभंगा की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बननी थी, इसका क्या हुआ? अरे एक समग्र चीज पर बात करिए, नीतिगत मुद्दों पर बात करिएगा। आप अपने एजेंडे को बात करिए, बताइए कि आपके पास वो कौन से श्रेष्ठ एजेंडे पर बात नहीं होगी तो किस पर बात हो रही है? आप जो भी झूठ बोल रहे हैं उसको मान ले क्या? नहीं, उसको झूठ को मान ले। हम बीजेपी ने तो जो झूठ बोले उसको मान ले और उनकी चर्चा हम तो सभी के साथ बात कर रहे हैं ना। आपकी तरह हवाबाजी नहीं। आप कितने जिला में भ्रमण किए? आप राजनीतिक कितने जिला में भ्रमण किए? किस जिला का? आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वहां के हर गाँव में आप विजिट किए हैं, होटल का मूड आप जान लिए। सरकार के सम्मुख एक बहुत मजबूत विपक्ष टीवी पे बैठ जाने के बाद कम से कम लोगों के बीच जाइए। आ रहा हूँ जमाल जी, मैं मौका दूंगा आपको, मैं आ रहा हूँ। इस सरकार के सामने भारत का विपक्ष चुनौती पेश नहीं कर पाया। उनकी आवाज नहीं आ रही है। इससे आपके राजस्थान क्यों गए आप? क्योंकि आपको पता था कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। चलिए, आपके सामने वारदात में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो भी आपको यकीन नहीं कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर अपनी मजबूती को सिद्ध करिए, आप लोगों को यकीन दिलाइए कि हम मुकाबला करेंगे बीजेपी का। चलिए जवाब ले लेंगे का। तो वो तो आप दिला नहीं पा रहे ना। आप तो एक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर और आप आसमान में आसमान पर कर देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं कि जब तक एक मजबूत विपक्ष इनके पास नहीं होगा, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत क्लियर स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रही, उसने सारे टिकट वगैरह सब डिसाइड कर दिए अपने, तो चुनाव पर निकल चुके हैं। ठीक और है, ये क्या लड़ाई झगड़े में
चलिए जमाल जी, बिल्कुल। कोई तैयारी नहीं है विपक्ष, कुल मिलाकर जो निचोड़ देखा जाए दिनेश जी की बात का, तो विपक्ष जो है इस वक्त मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है जिसके जरिए आप लड़ाई लड़ सकें। दिनेश जी ने कितने जिले का दौरा किया जो उनको जनता के बीच में लग नहीं रहा कि विपक्ष का कोई हवा नहीं है। वो टीवी पर बैठ जाते हैं, उनको लगता है उनको तो ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता का ही काम करता है, क्योंकि इनके साथ मैं 4-5 डिबेट में बैठा हूं, ये बीजेपी की ही गुणगान करेंगे। तो देखिए, एक बात सबसे बड़ी बात है, जनता के बीच में कितनी जगह है, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, किस जिला में इन्होंने दौरा किया जहां जनता के बीच इनको विपक्ष का हवा नहीं लग रहा। ये बैठ के टीवी पर सिर्फ ये ऑफिशियली इनको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे साथी मित्र जो ऊपर बैठे हैं बीजेपी के, उनको अपने साथी को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये लगाते तो है। ठीक है जमाल जी, मुद्दे पे आए। मैं ये जानना चाह रहा था किन मुद्दों के जरिए आप लड़ेंगे। हाँ, दूसरी बात, ये देश की जनता ने 2014 में सरकार बदला था, देश की जनता 2024 में बदलेगी। ये जनता के स्वभाव का हम अकेला फैसला नहीं कर सकते, ना ये कर सकते, ना कोई कर सकता है, जनता के मूड पर है। और जनता इस बार अपने आप को सारी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जितने भी मामले हैं, भ्रष्टाचार इनके मामले में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। इस देश का सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ नोटबंदी। लेकिन सर नहीं, जमाल जी अगर घोटाले हैं तो आप आइए ना सड़कों पर, उन घोटालों को लेकर सड़कों पर उतरिए। सड़कों पर है ही। अभी हम लोग का जो, अगर मान लीजिए हम लोग जितने भी लोग, मीडिया नहीं ना दिखाएगी, आज आप हमको बोलने का मौका दे रहे हैं। नहीं, कहाँ कौन से कितने प्रदर्शन कर दिए, कहाँ आपने जो है हल्ला बोला है सरकार के ऊपर? बिल्कुल, आज भी आप देख लीजिए, पेपर लीक के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश में हमारा जो है मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन हुआ, नहीं दिखाएगी। भारत जोड़ो यात्रा हमको मालूम है ना, ये हल्ला ही बोल तो है, हमको बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही अगर हम आज तक और एबीपी न्यूज पर होते तो हमारी आवाज को म्यूट कर दी जाती। तो ये दिक्कत है, नेशनल चैनल जो आज के डेट में सिर्फ दिखाएगी वो मोदी जी, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखाएगी। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, इन लोगों की हालत यह है कि इन्होंने अपना 2000 का नोट चलाना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इस सरकार का फैसला कितना। और दूसरी बात, इस देश का किसान आपको बॉर्डर पर खड़ा है, क्यों खड़ा है? अगर वो खुश है, किसान इस देश से सबसे बड़ा, अगर हम देश जो है किसानों पर आधारित ये देश है, कृषि यहाँ का सबसे बड़ा रोजगार है इस देश का। वहां का किसान अगर रोड पर आके आपके खिलाफ आंदोलन कर रहा, तो कौन खुश है आपसे? बेटियां पहलवान आपकी जो है, बेटियां जो देश के लिए गौरव बढ़ाई, गोल्ड मेडल लाने का काम किया, उसने जो है आपके आवास के बाहर में अपना जो मेडल रखे चली आई, या मेडल बहाने चली गई। आप समझ, देश में कौन वर्ग इनसे खुश है? ये बात करें ना। आपने इस देश को बांट रहे हैं टुकड़ों में, आप टुकड़ों की राजनीति करने पर आए हुए हैं। तो मेन मुद्दे की बात यही, काम करने की बात होनी चाहिए ना। अगर आपने काम किया, जनता आपको वोट करेगी। और हमने पहले भी कहा, ईवीएम के खिलाफ इस बार सारा विपक्ष एक साथ है, हम लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ईवीएम में हम लोगों ने पहले भी कहा, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव ना हो सकता है तो ईवीएम जो है उसका पर्ची हम लोग के हवाले किया जाए। जो जनता, हम भी वोट करेंगे, हम भी अपनी पर्ची देखें और उसको बॉक्स में डालें और उस बॉक्स की गिनती हो। लेकिन इन लोगों के पास लफबाजी है, क्योंकि लोग 400 जो पार की बात करते हैं। जनता आपसे खुश नहीं है, जनता आपसे परेशान है। आपकी क्या कहते हैं, जो कूटनीति आपकी, जो हिटलर शाही रवैया है, आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं, जनता की बात से डिनाई करते हैं। राहुल गांधी परेशान है। राकेश जी, बंटवारे की, नफरत की राजनीति आप कर रहे हैं। अगर आपके काम इतने ही हैं तो क्यों नहीं सिर्फ काम के आधार पर आप जीत लेते हैं चुनावों को? ये विपक्ष कह रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ जितने लोग हैं, अगर कांग्रेस सांसद के धीरज साहू के घर से, अलमारी से दुनिया ने देखा 350 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, ईडी पकड़ती है, तो छोड़ दिया जाए उसको। कांग्रेस का तर्क यह है, अगर पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के घर पर 65 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है, तो क्योंकि वो नेता है इसलिए छोड़ दिया जाए। और कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है कि जितने सीजर हुए हैं, जितनी जब्ती हुई है, केवल उसका 5% राजनीतिक दलों का है, राजनेताओं का है, 95% भ्रष्टाचारियों का है। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं, दो गठबंधन है, एक कांग्रेस के प्रवक्ता है यहाँ बैठे, इनके दो नेता, बड़े नेता हेराल्ड केस में अदालत से जमानत लेकर बाहर डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई गलत में कह रहा हूं, इनके और चलिए आरोप है, एक ऐसा नेता गठबंधन में इनके साथ है जिसको अदालत ने कहा है ना महाराज आप भ्रष्टाचारी हैं, उनको सजा सुनाया है, लालू प्रसाद यादव को। और ये लोग उनकी गोद में बैठ के कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है। तो आपका भरोसा मिला जाए, इसकी जानकारी में सबसे पहले आपको छापा पड़ना चाहिए। 6500 करोड़ आपको क्यों मिला? कैसे मिला पैसा? क्यों दिया गया आपको 6500 करोड़? अरे 6500 करोड़ क्यों दिया गया आपको?
आपके यहाँ सीबीआई का छापा होना चाहिए। सुन लो, आप जीएस साहब को गिरफ्तार किए, आपने जीएस साहब को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कीजिए, जेल के अंदर भेजिए, लेकिन नहीं कर पाइएगा क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास पर्ची पैसा है। कुछ कर नहीं सकते, कुछ जानते नहीं है, अदालत नहीं जान सकते, लिख पढ़ नहीं सकते हैं, चिट्ठी नहीं भेज सकते हैं, तो और कुछ काम करिए। क्या जरूरत है प्रवक्तागिरी करने की? अरे आप कार्रवाई करिए ना, अदालत है, गुस्सा यही है, अदालत है कि नहीं है? क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, आप चोरी करने कुछ गठबंधन के उस नेता के दबाव में बैठे हैं जो भ्रष्टाचार अच्छी तरीके से मैं जानता हूं कि आपके पास जब जवाब गोबर घोटाला आप कर रहे हैं, क्यों आपको दिया गया, अपने पैसे से क्यों दिया गया, इसका जवाब दीजिए। सीबीआई का छापा आपकी पार्टी में पड़ना चाहिए, आपके कार्यालय में पड़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा पढ़ा लिखा करो। राकेश जी, जमाल जी मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। जमाल जी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा। जमाल जी राकेश जी कंटिन्यू कीजिए। पहली बात तो इनको नहीं पता है, 40 इसके पहले 10 साल सरकार थी इनकी, हम भी विपक्ष में थे, हमारे नेता सदन में माननीय अरुण जेटली जी स्वर्गीय है और आदरणीय सुषमा स्वराज जी थी, बुलंद आवाज से सवाल करती थी, हम पीआईएल डालते थे, हम संघर्ष करते थे इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इन्हीं की सरकार, अपने सरकार में हुए 40 घोटालों की जांच का आदेश देना पड़ा। तब तो हमारी सरकार नहीं थी, आपको अपनी सरकार अपने कारनामों पर जांच करवा रही थी, इसलिए कि हम सदन में सवाल उठाते थे, हम संघर्ष करते थे, हम उन लोगों में थे जो आपके भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। आप तो सदन का बहिष्कार कर जाते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि बोलने का मामला नहीं, आपको पता है कि आप अदालत द्वारा सिद्ध अपराधी भ्रष्टाचारी की गोद में बैठे हैं। आप जवाब दीजिए, हमारे तरफ कोई है, चुनौती है आपको। आप तो लालू यादव को अदालत ने कहा है कि अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उनकी गोद में बैठे हैं। ठीक है राकेश जी, जवाब ले लेता हूं मैं, जमाल जी को मौका दे रहा हूं। आ रहा हूं मैं, जगदीश जी आऊंगा आपके पास। जमाल जी, करोड़ जो आपको मिला उस पर आपके भाजपा कार्यालय पे छापा क्यों ना पड़ना चाहिए? ईडी सीबीआई का 6500 करोड़ आपको क्यों दिया गया? इस पर छापा तो आपकी पार्टी के कार्यालय पे पड़ना चाहिए। 6500 करोड़ आपको किस वजह से दिया गया? 6500 करोड़ 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा आपके पार्टी को क्यों मिला? सबसे पहले तो छापा आपके आना चाहिए। दूसरी बात, जो पार्टी फिल्में फ्री करती है, टैक्स फ्री करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है, वो पार्टी हमें समझाएंगी। फिल्में फ्री करती है लेकिन कफन पर आप टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं, वो पार्टी बात करेगी। आपने जनता को निचोड़ दिया, जनता को बुरी तरह से निचोड़ दिया। आपने एक एक चीज पर टैक्स लगा दिया, एक एक चीज पर। अमीरों के लिए डायमंड आपने सस्ता कर दिया और गरीबों के लिए चांदी आपने महंगा कर दिया। वो पार्टी बात करेगी। रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया। जब आपके यहाँ एक लॉलीपॉप 50,000 का सिपाहियों का भर्ती निकलता, उसका पेपर भी निकल। जमाल जी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जगदीश जी कुछ कह रहे थे। जगदीश जी, मैं ये कह रहा था कि राकेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, 70,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री ने कहा था घोटाले बाद जेल जाएगा, दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बन गया, उसके बारे में बता दे। इनका दल का है कि वो कितना, उसके बारे में जरा बता दे राकेश जी। अभी चैलेंज कर रहे थे कि हमारे दल में कोई हो, बताए। मैं दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने उड़ीसा की सभा में घोषणा की कि कल जेल जाएगा और वो दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया। उसके बारे में जरा पांडे जी प्रकाश डालें। ठीक है राकेश, बताइए। राकेश जी तैयार हैं जवाब? राकेश जी आप बताइए, बताना पड़ेगा। अरे तो सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। आप विपक्ष में हैं, मैंने यही अभी तक, इसका मतलब आपने सुना नहीं। विपक्ष की क्या घूम के, आपको लगता है कि राकेश सिंह गलत कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, आप बताइए ना कि उसके बारे, उस भ्रष्टाचारी के बारे में आपका क्या ख्याल? उसका घोटाला आप मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल गया। जनता भरोसा नहीं करती है, लाल टोपी लगा लेने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास है मान्यवर, भूल गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको हराया है। गोरख पांडे आज होते तो समाजवाद के बारे में कुछ यूं समाजवादियों से, समाजवादियों का इतिहास है। धीरे धीरे समाजवादी सच्चे रास्ते पे चलते हैं। धीरे धीरे आई, लाठी से आई, टोटी से आई, अब बात मत बदलिए, पाड़े से आई, तमंचे से आई, अतीक से आई, मुख्तार से आई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, ये स्थिति है समाजवाद की। बात मत पलटिए।
और बाबा जिस तुलसी बारे ने भी जो कहा है, चीज मैंने अभी प्रश्न जैसे किया उसका सवाल उत्तर कर रहे हैं ना, विपक्ष में है लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। संघर्ष जो के नाम सवाल पर मैं कुछ नहीं कर है। रहा हूं उस पे आप जवाब दीजिए। करते हैं, अरे लोहिया संघर्ष करते थे। बाबा तुलसी ने कहा है, सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आप कर्महीन है, विपक्ष में है, सवाल उठा सकते हैं, मैं चुनौती देता हूं, आइए सड़क पे दूध का। अरे अदालत तो जा ही सकते हैं ना वकील करके कि राकेश ने गड़बड़ किया है, कि वहां भी नहीं, अदालत का उदाहरण भी देंगे और अदालत भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ हैं। आम आदमी पार्टी के 3 नेता राकेश जी विषयांतर मत करिए, विषयांतर मत करिए। जो मैंने किया पूछा वो बताइए उसके बारे में। अरे मैं जो कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? एक भी केस वापस लिया हो किसी से तो बताइए, लेकिन कुछ नहीं है। आप उसके बारे में ऑथेंटिक बात करिए। अभी आप चैलेंज कर रहे थे ना कि मेरी तरफ कोई भ्रष्टाचारी, और एक नहीं दसियों नाम मैं बताऊंगा आपको। बताइए ना, एक नहीं दसियों नाम, आप जवाब नहीं दे पाए। एक विषयांतर मत करिए, आप उसके उप मुख्यमंत्री के बारे में बताइए। नहीं बताएंगे, एक बताइए कि जो भ्रष्टाचार में अदालत में सिद्ध हो। क्यों न बताइएगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था आम सभा में, जनसभा में कहा। ठीक है राकेश जी, जगदीश जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं दिनेश जी के पास जा रहा हूँ। ये भी चैलेंज न करें कि भ्रष्टाचारी इनके यहाँ भरे हुए हैं, और जो भ्रष्टाचारी मोदी इनके दल में चला जाए तो ठीक है। वो वॉशिंग मशीन का बार बार वो विपक्ष की तरफ से एग्जांपल दिया जाता है। दिनेश जी के पास जा रहा हूं। दिनेश जी, अब मंदिर पॉलिटिक्स पे आना चाह रहा हूं। मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अधूरे राम मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्या यहां पर डैमेज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? दिनेश जी, देखिए, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। अश्वत्थामा शब्द इतना तेज चला कि द्रोणाचार्य कौरवों का साथ छोड़कर युद्ध से भाग गए। वो बाद में पता चला कि बात वो तो हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा कहां मारा गया था। मंदिर निर्माण हो गया है, ये लाइन एक एक आदमी के जहन में है, और उसी को देखकर वो लोग अयोध्या जा रहे हैं बार बार। पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो चुका है, मंदिर बन चुका है, देश और विदेश के लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। किसने कहा कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा? अगर बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा थिंक टैंक है, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगर अधूरा निर्माण करेंगे तो उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है? लेकिन नहीं, बड़े सोच विचार कर उन्होंने 22 जनवरी तय की। सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी, यानी उनका उद्देश्य पूरा हो गया। और उसी का आप असर देख रहे हैं। आज जहां जहां जिस जगह पर आप जा रहे हैं, लोग राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं सामने, आपके साथ बैठे हैं जी, बड़े हैं, और क्या नाम है, मैं सभी का आदर करता हूं। अगर अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ अयोध्या चले जाते तो उनके साथ जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, तो क्या मुस्लिम समाज उनसे छिटक कर दूर चला जाता? स्वागत तो मुस्लिम समाज ने भी किया है राम मंदिर का। कुछ हो सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हिंदू समाज में लोग विरोध नहीं करते? क्या कम्युनिस्ट का तो सीधे सीधे इसकी तरफ कोई झुकाव ही नहीं है। तो अगर चले जाते तो क्या बुरा था? आपने सिद्ध कर दिया, आपने तय कर दिया कि अगर हम अयोध्या चले गए तो हमारे मुसलमान भाग जाएंगे। अरे भाई, राजनीति को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए आप। राजनीति हर जगह भावना प्रधान नहीं हो सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कैश कर रही है तो उसका राइट बनता है, क्योंकि उसने उसके लिए संघर्ष किया है, उनके लोगों ने संघर्ष किया उसके लिए। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन हो तो बताइए, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन हो तो बताइए। कांग्रेस ने तो बहुत ही गलत खेल कर दिया था। आज शिलान्यास करा दिया और कल शिलान्यास रुकवा दिया राजीव गांधी के समय में। अगर आपको यही करना था तो शिलान्यास नहीं कराना था। इसी प्रकार क्या किया मुलायम सिंह यादव केवल इसलिए कल्याण सिंह को लेकर आए कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर देंगे हम, लेकिन उनको यह लगा कि कल्याण सिंह को साथ लेने से मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। कुछ समय बाद कल्याण सिंह को लात मार के समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया। ये क्या राजनीति है? हमने पहले यही बात कही कि आप अगर मुद्दे लेकर आ रहे हैं
अब देश की जनता पढ़ चुकी है, पढ़ रही है, वो उसको जो है अब ये समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं वो क्या सही है। ठीक है जगदीश जी, वाकई में ऐसा था क्या? अगर अखिलेश यादव राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच जाते तो मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाता या छिटक जाता, इसी डर से नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी? जब जाएंगे तो पूरा देश देखेगा कि उद्घाटन के मौके पर तो न्योता दिया ही गया था ना तकरीबन नेताओं को। उद्घाटन के मौके पे जाना ना जाना वो तो इनका इवेंट था और ज्यादा बहस नहीं कि वो इनका जो है इनका इवेंट था बीजेपी। अच्छा हम दर्शन करना, भगवान हमारे हैं, भगवान इनके हैं, भगवान ये हम जब चाहेंगे, जब हमको आदेश होगा भगवान, हम दर्शन करने जाएंगे। उसका भी तो सेंस है अपना, हमारा सेंस हमारा है, हमारी पूजा अपनी है, उसमें आप मुझे कंपेल करोगे क्या कब हम जाएंगे कब नहीं जाएंगे? इस बात को छोड़िए, इसमें राजनीति हम नहीं करते हैं, हम इसमें राजनीति नहीं करते। चलिए जगदीश जी, दिनेश जी आगे बढ़ते हैं, जमाल जी से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट ना ही मेरी बात अब पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना ही मुसलमान इतना कमजोर है कि मेरे दर्शन करने जाने से या मेरे नेता के दर्शन करने जाने से मुसलमान हमसे चिटक जाएगा। हमारे साथ हिंदू मुसलमान सबको ही है। आप नफरत फैलाते हैं, आप इस तरह की बातें करके टीवी डिबेट नफरत की बात करते हैं। आप बेरोजगारी की पे बात नहीं करेंगे, किसान पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। आप ये बात करेंगे कि कोई इस तरह की बातों से नफरत फैलाने वाली बातें मत करिए। देश के चुनाव में राजनीतिक मुद्दों पे लड़िए, राजनीतिक मुद्दे उठाइए। ठीक है जगदीश जी, देश का मुसलमान इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया देश का मुसलमान ऐसा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, जमाल साहब से जवाब ले लेता हूँ। जमाल साहब, वही सवाल आपसे भी है, राहुल गांधी भी जा सकते थे लेकिन क्यों नहीं गए? बिल्कुल, देखिए जब कोई अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान को धार्मिक रहने दिया जाए ना तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन जिसको पॉलिटिकलाइज किया जाए, अभी एक कारण राहुल गांधी को खोजा जा रहा है, अखिलेश यादव को खोजा जा रहा है, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं नजर आई? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर के उद्घाटन में तो बुला सकते थे, उनको आपने नहीं बुलाया देश की राष्ट्रपति। वो छोड़ दीजिए, कितने गरीब लोगों को आपने वो जो दर्शक दीर्घा बनाया था, सेलिब्रिटी, हीरो, हीरोइन और इनके जो साथ लोग थे, कितने गरीब लोगों को उसमें बैठाया। क्या बात कर रहे, पॉलिटिकल इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट से दूरी बनाया इन्होंने, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं। भगवान राम अगर है तो भाई क्या बीजेपी के ब्रांड है क्या? बीजेपी उनको अपना ब्रांड बना लिया। अखिलेश यादव के लिए भी वो जो है भगवान नाम है, राहुल गांधी के लिए भी भगवान नाम है। इसमें यहाँ पर ये झूठ की राजनीति, पॉलिटिकल प्रोग्राम था, इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत किया गया। अंबानी को, अमिताभ बच्चन को, अब बताइए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बीच में क्या राष्ट्रपति को बुलाना निंदनीय नहीं लग रहा? ये मेरे साथी मित्र जो बैठे हुए हैं, जो नीचे में हमारे रिपोर्टर साहब बैठे हुए हैं, वो ये सवाल नहीं इनके मुंह से निकलेगा कि राष्ट्रपति क्यों नहीं नजर आई। उनको तो आना चाहिए था ना, वो कहाँ थी? उनको आपने नहीं बुलाया। दूसरी बात कि अगर किसी गरीब को आपने दर्शक दीर्घा में बैठा लिया होता, उन अमीर आदमी के बीच तो समझ में आता, जो गरीब का बेटा चाय वाला, उनको तो चाय वाला कहते खाली कॉर्पोरेट घराने को बैठा रहे हैं, और सेलिब्रिटी जो बैठा है, क्यों? गरीब का हक नहीं है भगवान राम जी के उद्घाटन में सामने मौजूद होने का फर्ज है? उसका मन नहीं है कि वो सामने दरवाजे पर जा सकता है अमीरों के बीच में बैठ के? अमीरों को, गरीबों को तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसको कैसे न माना जाए कि पॉलिटिकल प्रोग्राम था? पॉलिटिकल प्रोग्राम का था। दूसरी बात, मुसलमान क्यों इसका विरोध करेगा? मुसलमान विरोध कर ही नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मुसलमानों ने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग सुप्रीम कोर्ट का मानना है, उसमें कहीं पर किसी आपने सुना किसी मुसलमान का कोई विरोध? हो गया। जब केस लड़ा, नहीं फैसला आया, हो गया, सुप्रीम बन गया। भगवान श्री राम का आस्था देखिए भाई, हम मुसलमान है, हम भी दूसरे धर्म का इज्जत करते हैं, ये आस्था भी बात है कि दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इसमें ये जो हमारे साथी मित्र बैठे हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम था। चलिए राकेश जी, प्रोग्राम नहीं था, धार्मिक प्रोग्राम। ठीक है राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है मेरा। आप ये लगातार कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उसी के नाम पर हम अपने वोट को बटोरेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिताब कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, आवामी जलसों को खिताब कर रहे थे, तो बार बार उन्होंने काले धन का भी जिक्र किया था, रोजगार का भी जिक्र किया था। ये दो लफ्ज ऐसे हैं, रोजगार और काला धन, जिसका जिक्र 2019 में भी नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं हुआ। रोजगार कितने लोगों को आपने दिया, कोई डेटा है आपके पास? 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या रोजगार लोगों को दिया गया? कोई डेटा, कोई आंकड़ा आपके पास है जो आप जनता के सामने रखेंगे? नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। अगर कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार से बीजेपी सरकार आई थी, तब हाईवे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तब हाईवे 2 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था। आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है।
दरभंगा के आसपास जरा हमारे मित्र देख लेंगे, खुद ही बताएंगे कि कितने हाईवे वहां पहुंचे हैं। इसी आकलन में आप इसी का इनको होमवर्क दे रहा हूं, राहुल गांधी को भी होमवर्क दे रहा हूं। 2 किलोमीटर हाईवे में कितने रोजगार सृजन होते हैं और 38 किलोमीटर प्रतिदिन बनने में कितने रोजगार सृजन होते हैं। यही सर, ये तो मजदूर रोजगार, सर ये तो मजदूरों का काम हो गया ना, पढ़े लिखे युवाओं का आ जाएंगे, वो भी मजदूरी करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, आप नोएडा में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बाहर से यहां आकर उत्पादन कर, अरे सुन लीजिए, राहुल गांधी टाइप की क्यों बात कर लेते हो, थोड़ा सुनना भी सीखिए, आपका ज्ञानवर्धन होगा। आपने एक आंकड़ा 10 साल मुझे सरकार में होने जा रहा है, मैं मैदान में जा रहा हूं, जनता के बीच में जा रहा हूं, मैं इतने आंकड़े गुना दिया 3-4 बार के मौके में। आपने एक चीज नहीं बताई है कि आप भी 10 साल थे, एक चीज 10 साल का बता दीजिए तो मानूंगा आप प्रवक्ता भी हैं। चलिए, लेकिन जवाल साहब बता दीजिए, नहीं होता, थोड़ा तैयारी करिए, आपसे भी नहीं हो पाएगा और राहुल गांधी से भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा और कुछ काम करिए, बस का नहीं है। सोनिया गांधी चाहते हैं कि चुनाव में 21वीं बार आपका नेता उनका पुत्र जो होता है तो उस पर फोकस रखिए। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, उस पर जो है राजनाथ सिंह के पुत्र पर फोकस कीजिए। जमाल जी, राकेश जी, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। जगदीश जी, जब रोजगार का मैंने सवाल लिया तो उन्होंने बोल दिया कि हम इतनी सड़क का निर्माण कर रहे हैं जिसके जरिए रोजगार के सृजन जो है वो पैदा हो रहे हैं, तो इसमें क्या नाइत्तेफाकी रहेगी आपको? ऐसा है कि ये रोजगार के मामले में शून्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। अभी फिलहाल ही 60 लाख युवाओं ने पुलिस भर्ती में फार्म भरा। आप कितनी बड़ी संख्या है। हाँ। आप समझिए कि वो परीक्षा ये कंडक्ट नहीं करवा पाए, एक भी रोजगार ये किसी को नहीं दे पा रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें, लफाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अहंकार की भाषा है, अहंकार बोलते हैं और यही कहेंगे अब की बार 400 पार। लेकिन तो इनकी जगदीश, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। हम ये देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, युवा और जीएसटी को लेकर लगातार विपक्ष ने सरकार के ऊपर हमला बोला है। 2019 में भी देखा, विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा, लेकिन उसका असर नतीजों में क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा? क्या आपकी बात जो है वो आवाम तक कन्वे नहीं हो पा रही है सही से, या जनता? बात हाँ। मैं आपको सही फैक्ट बताता हूं जी कि ये केवल इतने माहिर लोग हैं कि ये जनता को गुमराह करते हैं, सही मुद्दों पे, सही एजेंडे पे चर्चा नहीं होने देते। मैंने जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे में इनकी एक बात उछाली, ये विषयांतर करके राकेश जी भाग गए। ये सही बात को जनता के बीच में आने ही नहीं देना चाहते हैं। ये बेरोजगारी और सही मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करना चाहते। ये केवल राम रहीम की बात करेंगे, पाकिस्तान और गौ माता की बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास समाज को नफरत देने के अलावा नफरती मुद्दों पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं ये। और भोली भाली देश की जनता, भारत देश की जनता बहुत भावुक है, अभी तक भावुक हो गई है। अब समझने लगी इनको कि अगर इनको न बदला गया, अगर इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न बदला गया तो देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। कोऑपरेटिव के चुनाव बंद हो गए, पंचायत के चुनाव जबरदस्ती जीत लिए गए। अब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव भी जिस तरह राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने गलत ढंग से जीत हासिल की, आगे चल के लोकतंत्र खत्म होगा, लोगों का वोट डालने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन चलते चलते एक सूचना मैं दे दूं। कम से कम 2019 के फैक्ट मैंने थोड़े से लिखे थे ताकि मैं बता सकूं आवाम को। 2019 में जो सीट शेयरिंग थी, या यूं कहिए कि जो सीट शेयर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो जीत दर्ज की थी वो तकरीबन 57% थी। अगर बात हम कांग्रेस की कर लें, 22.6% वोट हासिल हुए थे 2019 के चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने 18.2% चुनाव में वोट हासिल किए थे। अगर आप और कांग्रेस को जोड़ दें तो तकरीबन 41% बैठता है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था वो 57% था। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होकर, एकजुट होकर और साथ ही साथ एक विजन बनाकर अगर चुनावी मैदान में उतरे तो जाहिर तौर पर यहां पर लड़ाई या नतीजे
2024 के इलेक्शंस के बदल सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। विभाग मुंसिफ में इतना ही।